छात्रों, कल अपन ने आयकर में निवास स्तर के बारे में अध्ययन किया। निवास स्तर अपन ने देख लिया। करदाता का निवास स्तर अपन ने एक वेस्टी का देखा, एचयूएफ का देखा, फर्म का देखा, कंपनी का देखा। कब वो निवासी होते हैं, कब असाधारण निवासी होते हैं, कब अनिवासी होते हैं। और ये निवास स्तर देखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि उनकी आय में कौन कौन सी आयें शामिल की जाएंगी, कौन सी आयें शामिल नहीं की जाएंगी। ये अपन ने देख लिया कि वो निवासी है तो कौन सी आय शामिल करेंगे, अनिवासी है तो उसकी कौन कौन सी आयें शामिल होंगी, असाधारण है तो कौन कौन सी आयें उसकी कुल आय में शामिल होंगी। ये बातें अपन ने देख ली और उसका मतलब ये हुआ कि निवास स्तर के आधार पर कर दायित्व की उत्पत्ति होगी। ये सारी बातें अपन ने देखी। उसके बाद में आज कुछ टर्म और आगे अपन देखते हैं और उसमें पहली आती है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। भारत में प्राप्त की गई आय। भारत में प्राप्त की गई आय सामान्यतः ऐसी आय है जो भारत में प्राप्त हुई हो, पर उसके संबंध में कुछ बातें अपने को और देखनी पड़ेंगी। उसमें पहला पॉइंट है प्राप्ति से अभिप्राय आय की प्रथम बार की प्राप्ति से होता है। आय की प्राप्ति का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम रिसीट, अगर जब भी वो प्राप्त हुई पहली बार उस टाइम आय होनी चाहिए। दूसरा इसमें पॉइंट आता है रचनात्मक प्राप्ति वास्तविक प्राप्ति के समान ही है, अर्थात आय करदाता को स्वयं को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। उसको स्वयं को प्राप्त हो जाए या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो भी वो आय उसको प्राप्त मानी जाती है। आय मुद्रा में प्राप्त की जा सकती है अथवा अन्य मुद्रा तुल्य पदार्थों, यानी जिनका मूल्यांकन मुद्रा में हो सकता है, उस रूप में प्राप्त की जा सकती है। चौथा पॉइंट इसका आता है खातों में समायोजन करना भी मुद्रा की वास्तविक प्राप्ति के समान है। खातों में समायोजन यानी खाते में डेबिट और क्रेडिट कर देना। तो ये भारत में प्राप्त की गई आय के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण हैं। अपन ने ये देखा कि आय भारत में या तो प्राप्त हो जाए या प्राप्त हुई मानी जाए, वो दोनों ही करदाता की आय में शामिल, दोनों ही परिस्थितियों में करदाता की आय में शामिल की जाती है। आय प्राप्त की हुई कब मान ली जाए, आय वास्तव में चाहे न प्राप्त हो, जैसे वार्षिक वृद्धि का कुछ भाग हर साल वार्षिक वृद्धि हो जाए, जैसे नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक अगर दिया जाता है तो उसका अपने को ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से एकत्रित शेष पर जमा जो ब्याज होता है वो 9.5% से अधिक है तो भी वो उसके लिए कर योग्य आय में शामिल कर लिया जाता है। इसमें आप लोगों को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आय के बारे में स्पष्ट पता लग जाता है कि भारत में या तो प्राप्त हुई है या प्राप्त हुई समझी गई है। फिर उसी तरह से एक दूसरा अपन ने देखा था उपार्जित या उदय हुई आय। उपार्जित होना का मतलब आय को एक्रू हो गई है या ड्यू हो गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसी आय भी करदाता की आय में शामिल की जाती है, चाहे वो ड्यू हो जाए
चाहे एक्री हो जाए, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में बहुत सारी आयें कुछ ऐसी भी हैं जो अभी प्राप्त नहीं हुई है लेकिन प्राप्त हुई मानी जाती हैं या एक्रू हो जाती हैं। जैसे निम्न के द्वारा ब्याज के रूप में दे आए सरकार एक व्यक्ति या रॉयल्टी के रूप में सरकार से दे आए। इसी तरह से तकनीकी सेवाओं के बदले में कोई फीस ड्यू हो जाए, वो भी करदाता को प्राप्त हुई मानी जाती है। तो किसी भी करदाता की आय में आय प्राप्त होगी वो शामिल हो जाएगी, और या प्राप्त नहीं हुई है, एक्रू हुई है, उदय हुई है, तो वो भी उसी तरह से शामिल होगी। इन कुछ प्राथमिक बातों को देखने के बाद में निवास स्तर वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आप लोगों से अपेक्षा की जाएगी कि आप निवास स्तर से संबंधित जो थ्योरेटिकल पोर्शन बुक में दिया गया है उसको एक बार आप उसको ढंग से पढ़ लें। तीसरा चैप्टर जो आपकी बुक में दे रखा है वो है करमुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम। ऐसी इनकम जो आयकर से मुक्त हैं, ये अपने को देखना ज़रूरी है, क्योंकि अपने को करदाता की कुल आय की गणना करनी पड़ेगी और कुल आय में केवल टैक्सेबल इनकम ही शामिल अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पूर्णतः करमुक्त आय। पूर्णतः करमुक्त आय जो है वो करदाता की आय में अपन शामिल नहीं करेंगे। इसमें पूर्णतः जो करमुक्त आय हैं उनको निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। सभी करदाताओं के लिए करमुक्त आय, कर्मचारी करदाताओं के लिए करमुक्त आय, अनिवासी करदाताओं के लिए करमुक्त आय, गैर नागरिक करदाताओं के लिए करमुक्त आय और संस्थाओं के लिए करमुक्त आय। ये 5 तरह का विभाजन इन्होंने बता दिया कि पूर्णतः जो करमुक्त आय हैं वो 5 तरह की हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहला बताया गया सभी करदाताओं के लिए करमुक्त आय। सभी करदाताओं के लिए करमुक्त आय में से सबसे पहले आती है कृषि आय। भारत में स्थित कृषि भूमि से जो कृषि आय होती है वो करमुक्त होती है, लेकिन विदेश में स्थित कृषि भूमि है और वहाँ से आय होती है तो वो कर योग्य होगी, परंतु केवल निवासी करदाता ही उस पर कर देगा। ये हो गई पहली करमुक्त आय जो कृषि आय है, जो सब करदाताओं के लिए करमुक्त है। दूसरी आय है हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशि। हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से प्राप्त कोई धनराशि, चाहे परिवार की आय पर कर लगा हो अथवा नहीं लगा हो, HUF पर अलग से कर लगता है तो इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि HUF ने कर दिया है या नहीं दिया है, लेकिन HUF से अगर किसी परिवार के सदस्य को परिवार की आय में से कोई प्राप्ति होती है तो वो करमुक्त होगी। तीसरा है साझेदार को फर्म से आय। यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म में साझेदार है और जिस पर अलग से कर निर्धारण किया जाता है, फर्म के ऊपर अलग से कर निर्धारण किया जाता है, और ऐसी फर्म की कुल आय से साझेदार का जो भाग है वो पूर्णतः करमुक्त होगा। परंतु ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन एवं ब्याज
फर्म से साझेदार को वेतन भी मिल सकता है, ब्याज भी मिल सकता है, वो कर मुक्त नहीं होगा। चौथी कर मुक्ति है सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम से संबंधित पारिश्रमिक। यदि कोई व्यक्ति कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य कर रहा है तो उसे इस कार्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सरकार से मिलने वाला पारिश्रमिक कर मुक्त होता है। भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों को भुगतान। भोपाल में एक त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस रिसाव, जिससे हजारों व्यक्ति मारे गए थे। अगर उस त्रासदी से पीड़ितों को कोई भुगतान मिलता है तो वो भी कर मुक्त है। जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त रकम। अगर किसी करदाता ने अपने जीवन के ऊपर जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त कर रखी है और उस पॉलिसी से कोई राशि या बोनस की राशि प्राप्त होती है तो वो कर मुक्त होती है। सार्वजनिक भविष्य निधि खाते से प्राप्त राशि। सार्वजनिक भविष्य निधि को बोलते हैं अपन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ में राशि करदाता स्वयं जमा कराता है और पीपीएफ में जमा राशि पर जो ब्याज होता है वो पूर्ण रूप से कर मुक्त है। सुकन्या समृद्धि खाते से प्राप्त राशि। सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2014, इसके अंतर्गत खोले गए खाते से अगर कोई भुगतान प्राप्त होता है तो वो पूर्णतः कर मुक्त होता है। फिर नई पेंशन योजना से प्राप्त राशि या एनपीएस से अगर कोई राशि प्राप्त होती है, पेंशन योजना से कोई राशि प्राप्त होती है तो वो भी कर मुक्त होती है। प्रतिभूतियों एवं जमा राशियों पर ब्याज। प्रतिभूतियों एवं जमा राशियों पर ब्याज के बारे में अपने को अलग से चैप्टर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, और अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको शामिल करते हैं। वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रतिभूतियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर ब्याज, जमा ब्याज कर मुक्त होता है, वो सरकार ने घोषणा कर रखी है। तो वो सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ हैं या सरकारी कुछ योजनाएं हैं जिनमें राशि जमा कराने पर जो ब्याज मिलता है वो कर मुक्त होता है। उसका डिटेल में विवरण अपने को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मिलेगा। इसी तरह से अगर छात्रवृत्तियाँ कोई मिलती हैं तो वो भी कर मुक्त होती हैं। सांसदों एवं विधायकों को जो भत्ते मिलते हैं, एमपी और एमएलएज को जो भत्ते मिलते हैं या अलाउंसेज मिलते हैं, वो कर मुक्त होते हैं। पुरस्कार एवं पारितोषिक, कोई रिवार्ड और अवार्ड मिलते हैं, अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार या पारितोषिक मिलते हैं, सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो वो कर मुक्त होते हैं। इसी तरह से कुछ दशाओं में सरकारी कर्मचारी की पेंशन का कर मुक्त होना, ये भी अपन अदर सोर्सेज में बाद में या वेतन शीर्षक में इसको देखेंगे अपन। तो इसको डिटेल में अध्ययन बाद में ही करना, अभी अपन समय नहीं लगाएंगे इसमें। घरेलू कंपनी से लाभांश की आय। घरेलू कंपनी से लाभांश मिलता है तो वर्तमान में वो 10 लाख रुपए तक कर मुक्त है।
और उसके ऊपर की राशि फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा राशि मिलने पर कर योग्य हो जाती है। इसी तरह से अवयस्क बच्चे की आय के संबंध में भी एक कर मुक्ति मिलती है। अवयस्क बच्चे की आय माता पिता में से उसकी आय में शामिल की जाती है, जिसकी अन्य आय अधिक हो उसकी में शामिल करेंगे, लेकिन बाद में 1500 रुपये तक की कर मुक्ति उसमें से दी जाती है। जिसकी भी आय में वो शामिल की जाएगी उसमें शामिल कर लेंगे और कर मुक्ति मिलेगी 1500 रुपये, जो राशि फिक्स है। फिर उसके बाद में शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ, ये आपको विगत में बता दिया था, तो इसको दोबारा से बताने की कोई विशेष आवश्यकता मैं यहाँ महसूस नहीं करता। ये जो अभी तक कर मुक्तियाँ आपने देखी हैं, ये कर मुक्तियाँ सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त हैं। सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त हैं। अब उसके बाद में अगली जो कर मुक्ति आएगी वो कर्मचारी करदाताओं के लिए कर मुक्ति आएगी, जिसको अपन कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।